दोस्तों, अगर आप देखें तो जिस तरह से हम लोग लगातार यूपी स्पेशल के सीरीज को कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से या इसी क्रम में हम लगातार यूपी स्पेशल को करते रहेंगे। जैसा कि बात करते हैं, जिस तरह से मैं सारे कंटेंट को आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ये सारे कंटेंट यदि आप देखें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हमने अध्ययन किया हुआ है और अध्ययन करने के बाद ही मैं आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये वही चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम से बिल्कुल रिलेटेड है। एग्जाम से बाहर की कोई भी चीजें मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल सिलेबस टू सिलेबस में सारी चीजें कंटिन्यू कर रहा हूं। यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए। देखिए आपके पास जो समय है बहुत ही कम है, लेकिन आपको जो सही कंटेंट चाहिए उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, सही जगह जाना पड़ेगा। और सही जगह के लिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। शशि आईएएस एकेडमी आपके साथ बिल्कुल खड़ा हुआ है और साथ ही साथ मैं और मेरी टीम आपके साथ पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है वे लोग क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के विषय में जो हमारी चर्चाएं होने वाली हैं, उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे, उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए आप चाहते हैं ना कि यूपी पुलिस में आपका 100% सिलेक्शन हो, तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा, क्योंकि हमने आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज ही हमने चालू किया हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि समय कम है और सिलेबस काफी वास्ट है, तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये बातें हमने आपको पहले ही बता दिया। आइए अब प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहले हम यही जानने वाले हैं कि कौन कौन सी नदियां कहां पर स्थित है या कौन कौन सी नदी है, और उन नदियों के किनारे बसे हुए जो हमारे राज्य के जिले हैं उनके बारे में हम जानने वाले हैं। देखिए प्रमुख नगर का मतलब हो जाता है उत्तर प्रदेश के वे जिले जो किसी न किसी नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। देखिए हमेशा से ही अगर आप देखें तो मानव सभ्यता हमेशा वहीं बसी हुई है जहां पर नदियां रही हुई हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो एक हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है, वो है इंडस सिविलाइजेशन, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु नदी के किनारे बसी यह सभ्यता दोस्तों हमें हमेशा से यह प्रेरणा के स्रोत बनी रही है कि जब भी मानव की बस्तियां या मानव सभ्यता का विकास करना है या होना है तो कहीं ना कहीं नदियों के किनारे ही होना है। आइए अब बात करते हैं, सबसे पहले हम गंगा नदी के बारे में बात करते हैं, जो भारत की सबसे पवित्र नदी है। कहा जाता है कि एक बार स्नान करने से पूरे पाप धुल जाते हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से मानव का एक नया जीवन शुरुआत हो जाता है। दोस्तों ये गंगा नदी वाकई में अद्भुत है। इसकी कहानी अगर हम पीछे चले जाए पढ़ने तो बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन हम यहाँ पर चर्चाएं नहीं करने वाले हैं। ऐसे में अगर आप देखें तो कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे है, वाराणसी की बात करते हैं, गढ़ मुक्तेश्वर की बात करते हैं, फर्रुखाबाद की बात करते हैं, कन्नौज की बात करते हैं, मिर्जापुर की बात करते हैं, गाजीपुर की बात करते हैं, बादाम की बात करते हैं, बिठूर की बात करते हैं। ये सारे जिले जो हैं अगर आप देखें तो गंगा नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, गंगा नदी के किनारे इतने सारे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के एक तरह से गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। चलिए अब आइए हम बात कर लेते हैं इसी के साथ यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी की बात करते हैं तो इस नदी के किनारे यदि आप देखते हैं तो मथुरा की बात की जाती है, आगरा की बात की जाती है, इटावा की बात की जाती है, कालपी की बात करते हैं, बटेश्वर की बात करते हैं, कौशाम्बी और हमीरपुर की बात करते हैं। तो ये सारे जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं, ये सारे जिले कहां पर बसे हुए हैं या किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा यमुना नदी के किनारे। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्वेश्चन किस तरह से बनेगा हमारे एग्जाम में। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्नलिखित नगरों के बारे में आप बताइए कि कौन सा वो नगर है, या ऐसे दे सकता है मिर्जापुर किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन ये बन सकता है मिर्जापुर की बात करते हैं तो किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे की बात करते हैं तो किस नदी के किनारे स्थित है। तो ध्यान रखिएगा किस नदी के किनारे की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि भैया आप हमें ये बता दीजिए किस नदी के किनारे स्थित है। अब क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो एक तो ऑप्शन आपको स्वयं गंगा भी मिलेगी, दूसरी बात करते हैं आपको यमुना भी मिलेगी, दूसरी बात करते हैं यमुना की बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं दोस्तों तो आपकी गोमती नदी भी मिल जाएगी। कौन सी नदी मिल जाएगी? गोमती नदी। और चौथा ऑप्शन मिल जाएगा ये सभी।
अगर आपको पता है तो आप बता लेंगे, नहीं तो तुक्का आप मारेंगे ही, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100, और 100 में लगा धागा और चोर निकल कर भागा। हाँ, तो ये बातें आप नहीं जानते रहे होंगे। तो ऐसे में अगर आप देखें तो हमने आपसे प्रश्न ये पूछा हुआ है, मिर्जापुर की बात करते हैं तो मिर्जापुर जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो मिर्जापुर कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो किस नदी के किनारे की बात करते हैं, तो नदी है दोस्तों गंगा नदी की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यमुना नदी के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। अब बात कर लेते हैं गोमती नदी। देखिए ये जो यमुना नदी है ना, ये काफी प्रदूषित नदी है, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में भी ये बहती है, और दिल्ली वालों ने तो सबसे ज्यादा नुकसान किया हुआ है यमुना नदी को, कह सकते हैं सबसे ज्यादा प्रदूषित किया हुआ है यमुना नदी को। नेक्स्ट बात करते हैं गोमती नदी की बात करते हैं। अगर लखनऊ में जाकर देखेंगे ना, गोमती नदी को सबसे ज्यादा प्रदूषित किया हुआ है लखनऊ ने, इसे प्रदूषित किया हुआ है। ठीक है, ये नदी विलुप्त दिखाई देती है, दिखाई ही नहीं देती है, कभी ये लगता है नदी है कि नाला है, मतलब इस तरह से ये इतने प्रदूषित नदी है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो लखनऊ, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर की बात करते हैं, ये सारे जो हैं गोमती नदी के किनारे स्थित है। राप्ती नदी की बात करते हैं, गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर की बात करते हैं, ये सारे जो है राप्ती नदी के किनारे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपकी एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन सकते हैं, बस 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। अब बहुत सारे छात्र ये कह रहे होंगे सर ये बताइए, ये फालतू चीजें आप क्यों पढ़ा रहे हैं, ये याद वैसे भी नहीं होगा। देखिए ये फालतू की चीजें नहीं है, ये मत सोचिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आपको केवल और केवल क्या करना है, याद करने के सिर्फ एक ही माध्यम है, 2-3 बार आप पढ़ लीजिए बस, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 बार जब आप पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं रिवाइज हो जाएगा, और जब पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर आराम से आप कर लेंगे। राम गंगा नदी की बात करते हैं, तो इस नदी के किनारे यदि आप देखें तो बरेली है, शाहजहांपुर है, मुरादाबाद, बदायूं, हरदोई की बात करते हैं। तो ये बातें याद रखिएगा। राम गंगा की बात करते हैं तो राम गंगा नदी के किनारे बरेली है, शाहजहांपुर है, मुरादाबाद है, बदायूं है और हरदोई है। देखिए जो छात्र नोट्स बना रहे हो ना हमारे साथ, वे क्या किया करें, वीडियो को पॉज ना किया करें, क्योंकि क्या होता है कि मैं खुद ही आराम से लिखा रहा हूं, आराम से बता रहा हूं, तो वे आराम से अपने हाथ को चलाएं, फटाफट चलाएं। एक दिन अगर आपकी आदत बन गई वीडियो के साथ लिखने की, तो ये मान के चलिए फिर इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 घंटे की वीडियो जो है 2 घंटे में नहीं जाएगी। 1 घंटे की वीडियो केवल और केवल 1 घंटे 10 मिनट लग सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, तो आप लिखिए। अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते समय आप वीडियो को बंद मत किया करें, बस फटाफट आप लिखते रहा करें। अगर कोई चीजें छूट गई हैं तो बाद में रोक दिया करें, फिर उसके बाद लिख लिया करें। सरयू की बात करते हैं, सरयू नदी के किनारे इस समय अयोध्या राम की नगरी। अब आप देख रहे हैं कि 22 जनवरी की बात करते हैं, तो फिर क्या है कि प्राण स्थापित करने वाले हैं रामलला की बात करते हैं। देखिए भगवान राम की बात करते हैं, इनकी जितनी भी महिमा मंडल की जाए उतना ही कम है। इन्होंने हमेशा एक तरह से हमें प्रेरणा दिया हुआ है, और हमेशा इन्होंने मोटिवेशन का काम किया है। जब भी माता पिता की बात आती है तब कहीं ना कहीं भगवान राम की बात आती है। भगवान राम एक ऐसे व्यक्ति थे जो राम के मतलब भगवान ने एक तरह से मानव का रूप धारण करके हमें ये समझाया कि एक व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए कि उसके माता पिता के द्वारा दिए गए कर्तव्यों का, यानी कि उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखिए इतना बड़ा राज्य होते हुए भी एक बार कहने के बाद इन्होंने अपने बात को पीछे नहीं किया। आज हमारे माता पिता कितनी बार कह देते हैं कि बेटा पढ़ ले, लेकिन हम क्या करते हैं कि बोलते हैं आप फालतू बात मत करिए, क्योंकि इस समय हमारा घूमने का टाइम है। ठीक है, तो आप सोचिए एक बार कि आपके माता पिता के हृदय में कितना बड़ा दुख होता होगा जब आपको ये बार बार कहते हैं कि पढ़ लीजिए, लेकिन आप पढ़ते नहीं बल्कि उन्हें जवाब देते हैं। एक वो समय था जब माता पिता के द्वारा कहे गए बातों को ये समझ लीजिए तुरंत मान लेते थे। ये कह सकते हैं कि माता पिता के अगर कोई आदेश हो गया तो समझ लीजिए किसी भगवान का आदेश हो गया, किसी राजा का आदेश हो गया, इस तरह से लोग मानते थे। लेकिन आज आप समझ सकते हैं, एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछिए आप क्या कर रहे हैं। जैसा की बात करते हैं हिंडन नदी की बात करते हैं, तो इस नदी के किनारे सहारनपुर है, गाजियाबाद है, मेरठ है। ठीक है, सई नदी की बात करते हैं तो प्रतापगढ़ और जौनपुर की बात करते हैं। सोन नदी की बात करते हैं तो सोनभद्र की बात करते हैं। लिख लीजिए आप लोग सारी चीजों को। चलिए अब आइए हम बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, मतलब कि
कौन कौन से वे जिले हैं जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो वहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, यानी कि जंगल है दोस्तों। ऐसे में अगर आप देखें तो सबसे पहली बात करते हैं सोनभद्र की बात करते हैं, सोनभद्र की बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं लखीमपुर खीरी की बात करते हैं। आपको ये डेटा नहीं याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इतना डेटा आप नहीं याद कर पाएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं मिर्जापुर की बात करते हैं, फिर पीलीभीत की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊं, मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नेम है संदीप। आप ये समझ लीजिए जितनी भी चीजें मैंने उसे पढ़ा दिया वो सारी चीजें उसको बिल्कुल रटी हुई हैं। अगर भगवान जी ने उसके साथ गलत नहीं किया ना तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि उसका सिलेक्शन इस बार निश्चित है यूपी पुलिस में। मैं खुद इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मैंने उसकी फीस माफ कर दिया है। अगर वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहेगा एक बार सिलेक्शन के बाद ऑनलाइन तो या ऑफलाइन भी करना चाहेगा, 50,000 फीस मैंने माफ कर दिया है। यूपीएससी की तैयारी में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो फीस है 50,000 रुपए है। लेकिन मैंने एक क्षण नहीं सोचा, बस उसकी काबिलियत के दम पर मैंने क्या कर दिया, बहुत सारे छात्र एक तरह से क्लास में थे और उस दिन बच्चों ने कहा सर इसके लिए आप क्या करने वाले हैं। हमने कहा कि जब इसे यूपीएससी की तैयारी कभी भी करना होगा तो हमारी कोचिंग इसे फ्री में यूपीएससी की कोचिंग करवाएगी, 1 रुपए नहीं लेगी, ठीक है, पूरा फ्री में उसे पूरी तैयारी हम करवाएंगे। इतना हमने कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा माफ करना अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। यहाँ लोग 5,000 माफ नहीं करते, हमने सीधा 50,000 माफ कर दिया, एक बार भी हमने नहीं सोचा, ठीक है। बस ये है काबिलियत। अगर आपकी काबिलियत हमारे साथ हमें लग गई, अगर आपने हमारे साथ ईमानदारी बरत दिया तो समझ लीजिए आपके जीवन में वो सुख उत्पन्न हो जाएगा जिसकी कल्पना आपने स्वयं नहीं किया होगा। चलिए बात करते हैं सोनभद्र की, बात करते हैं इसे याद कैसे आप करेंगे इन जिलों को। सबसे पहले बात करते हैं सोनभद्र है, फिर उसके बाद लखीमपुर खीरी की बात करते हैं, फिर उसके बाद है मिर्जापुर की बात करते हैं, फिर उसके बाद यदि आप देखें तो है पीलीभीत। आप इसको ट्रिक में याद कर लीजिएगा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो भारत के या उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के 4 वे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा वन है। SLMP, एस फॉर क्या हो जाएगा सोनभद्र, L फॉर क्या हो जाएगा लखीमपुर खीरी, M फॉर हो जाएगा मिर्जापुर, और फिर आप देखें तो P फॉर हो जाएगा पीलीभीत। वेब सीरीज देखा है ना आपने मिर्जापुर वाली, तो याद कर लीजिए आप लोग। तो ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, निश्चित तौर पर ये चीजें आपके काम आएंगी। और SLMP, SL, ठीक है, SL की बात करते हैं, MP की बात करते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि इसी के साथ न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले की बात करते हैं कि न्यूनतम वन वाले क्षेत्र की बात करते हैं, न्यूनतम वन वाले क्षेत्र की बात करते हैं। तो जैसा कि बात करते हैं कौन कौन से वे जिले हैं, यहाँ पर बहुत कम वन है, यानी कि फॉरेस्ट बहुत कम है दोस्तों। तो जैसा कि अगर आप देखना चाहते हैं संत रविदास नगर की बात करते हैं, फिर है मऊ की बात करते हैं, फिर मैनपुरी की बात करते हैं, फिर है संत कबीर की बात करते हैं, फिर देवरिया की बात करते हैं। अब इसको कैसे आप याद करेंगे, आपको हिंदी में ही याद करना है। अब इसे हिंदी में याद कर लीजिए। देखिए पहले वाले का क्या था, हमने आपको बताया कि SL, सॉरी एक मिनट, हमने आपको पहले वाले के क्या बताया, एक मिनट दोस्तों, इसकी सीरीज, हाँ पहले वाले का हमने आपको बताया SLMP, आपको ट्रिक याद करना है। लेकिन दूसरे वाले की कुछ अलग ट्रिक बना देते हैं। जैसे फिर हिंदी से चल लेते हैं, S हो जाएगा, M हो जाएगा, फिर पहला अक्षर M ले लीजिए, फिर S ले लीजिए और दा ले लीजिए। सम मनसद की बात करते हैं, सम मनसद याद कर लीजिए, नहीं तो आप इंग्लिश वाला वर्ड याद करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। SM², ठीक है, क्योंकि 2 M है, एक मऊ है, फिर है मैनपुरी है, फिर उसके बाद S और D, ये याद कर लीजिए। SM² HD याद करते हैं तो निश्चित तौर पर आराम से याद रहेगा, ठीक है। तो ये ट्रिक आप बना सकते हैं। S4 हो जाएगा संत रविदास नगर हो जाएगा, M4 हो जाएगा मऊ, फिर हो जाएगा M4 मैनपुरी, फिर उसके बाद S4 संत कबीर नगर और D4 हो जाएगा देवरिया। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमने आपको बताया SLMP के बारे में। SLMP में क्या हो जाता है, S फॉर सोनभद्र, L4 हो जाएगा लखीमपुर खीरी, M4 हो जाएगा मिर्जापुर और P4 हो जाएगा पीलीभीत। और फिर उसके बाद हमने आपको बताया SM² HD की बात करते हैं। अब तो याद ही हो गया होगा, SM²
एसडी की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बात करते हैं S4 हो जाता है संत कबीरदास नगर। ये डेटा नहीं लिखना है, ठीक है, ये डेटा आपके एग्जाम में नहीं आएगा बिल्कुल भी। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं मऊ की बात करते हैं, फिर उसके बाद क्या हो जाता है मैनपुरी, फिर है संत कबीर नगर, फिर उसके बाद है देवरिया, ठीक है। एक ट्रिक याद कर लीजिए, एक दो बार आप रिवाइज करेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। वहां ट्रिक तोड़ने के नियम आराम से आपको आ जाएगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रतिशत के आधार पर। देखिए अभी तक क्या था, क्षेत्रफल के आधार पर हम देख रहे थे, लेकिन अब हम देख लेते हैं प्रतिशत के आधार पर, यानी कि परसेंटेज के आधार पर कहां पर कितना वन है, मतलब सबसे ज्यादा वन कहां पर है, फॉरेस्ट कहां पर है। सबसे पहली बात कर लेते हैं सोनभद्र की बात करते हैं, फिर उसके बाद यदि आप देखें चंदौली की बात करते हैं, फिर उसके बाद आप देखें पीलीभीत की बात करते हैं, फिर उसके बाद देख लेते हैं मिर्जापुर की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप देखें तो सर्वाधिक क्षेत्र प्रतिशत वाले में यदि आप देखें, देखिए चाहे प्रतिशत की बात करें, कुछ डेटा में मिला देता हूं, चाहे प्रतिशत की बात करें चाहे क्षेत्रफल एज पर एरिया वाइज, तब भी आपको क्या बताना है, सोनभद्र ही पहले नंबर पर बताना है। किसको बताना है, सोनभद्र को ही पहले नंबर पर बताना है। फिर देखो उसके बाद क्या है कि अगर क्षेत्रफल में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर चंदौली है, वहां पर यदि आप देखते हैं तो लखीमपुर खीरी है। कौन सा है, लखीमपुर खीरी। तो इसको थोड़ा सा ना आप डेटा बना लीजिएगा पास में। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर पीलीभीत है, और यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो मिर्जापुर है। तो यहाँ की बात करते हैं मिर्जापुर है, ठीक है। और यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर आपकी हो जाती है पीलीभीत। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी उल्टी बात है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी उल्टी बात है दोस्तों, और कुछ नहीं है। जैसा क्षेत्रफल में यदि आप देखते हैं तो मिर्जापुर तीसरे नंबर पर है, और चौथे नंबर पर क्या है, पीलीभीत है। लेकिन प्रतिशत के आधार पर यदि आप देखते हैं, एज पर परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं, तो ए आपको पहले मिल जाएगा, ए आपको बाद में मिल जाएगा। जहां चंदौली है वहां लखीमपुर खीरी है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाता है तो व्हाट विल यू टेल, आप बताएंगे सोनभद्र को बताएंगे, लखीमपुर खीरी को बताएंगे, मिर्जापुर को बताएंगे, पीलीभीत को बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है प्रतिशत वन में, तो अगर नंबर वन पूछा जाता है तो सबसे अच्छा रहेगा। अगर ए पूछ लिया तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि बार बार सोनभद्र की ही बात मैं कर रहा हूं, सोनभद्र दोनों में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, चंदौली की बात करते हैं। चंदौली दूसरे नंबर पर है, लेकिन यहाँ पर लखीमपुर खीरी है दूसरे नंबर पर। यहाँ पर पीलीभीत की बात करते हैं, तीसरे नंबर पर है, लेकिन यहाँ पर यदि आप देखें मिर्जापुर है तीसरे नंबर पर है। ए है अगर आप देखें तो यहाँ पर मिर्जापुर चौथे नंबर पर है, और यहाँ पीलीभीत जो है चौथे नंबर पर है, ठीक है। बस इतना याद रख लीजिएगा, बाकी ज्यादा चीजें छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ न्यूनतम की बात कर लेते हैं कि न्यूनतम 1% वाले की बात करते हैं, जहां प्रतिशत के आधार पर यदि आप देखें तो फॉरेस्ट कम है एज पर परसेंटेज। देखिए परसेंटेज में मैंने आपको बड़े वन वाले जिले हमने बता दिया, और एरिया वाइज भी बता दिया। अब परसेंटेज में मैं आपको बता रहा हूं न्यूनतम वाले, यानी कि जो सबसे कम जहां पर एक तरह से फॉरेस्ट है। जैसा कि बात करते हैं संत रविदास नगर भदोही, मैनपुरी की बात करते हैं, देवरिया की बात करते हैं, बदायूं की बात करते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। एक बार आप क्या करिएगा ना, देखिए अगर आप चाहते हैं कि एक बढ़िया डेटा बन जाए, तो आप क्या कर लीजिएगा, इसी के बगल आप न्यूनतम क्षेत्रफल वाले भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। चलिए मैं आपको बनाकर दे रहा हूं। देखिए संत रविदास नगर की बात करते हैं, तो चाहे न्यूनतम में प्रतिशत में भी पूछा जाएगा, तब भी आपको वही बताना है। क्या बताना है, संत रविदास की बात करते हैं, संत रविदास नगर की बात करते हैं। फिर उसके बाद यदि आप देखें ना, तो यहाँ पर जो मैनपुरी है ना, यहाँ पर हो जाएगा आपका मऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मऊ हो जाएगा। और यहाँ पर जहाँ देवरिया है, यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर मैनपुरी हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं जहां पर बदायूं है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, संत कबीर नगर हो जाएगा। संत कबीर नगर, देखिए संत कबीर नगर दो है, सॉरी एक है, यहाँ रविदास है, वहां पर यदि आप देखते हैं संत कबीर है, ठीक है। नहीं तो आप भूल जाएं कबीर और रविदास में, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, बस इतना ही डेटा याद रखिएगा और भूलिएगा नहीं, ठीक। देखिए अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाता है या प्रतिशत के हिसाब से देखा जाता है, तो आपको वहां पर भी सोनभद्र को बताना, वहां पर सोनभद्र को बताना है, और यहाँ पर आपको संत रविदास के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा, यहाँ न्यूनतम पूछा जा रहा है, ठीक है। और मैनपुरी की बात करते हैं, और यहाँ पर मऊ है, कौन है, यहाँ पर कौन सा जिला है, तो मऊ है। यहाँ पर देवरिया क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर मैनपुरी है, यहाँ पर बदायूं है, और यहाँ पर संत कबीर दास नगर की बात करते हैं।
दोस्तों यदि आप देखें तो आज के विषय में जो हमारी चर्चाएं हुई हैं वो हुई हैं, सबसे पहले हमने ये जाना हुआ है कि उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे हुए उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख नगर हैं या जिलों की बात करते हैं। फिर उसके बाद यदि आप देखें तो साथ ही साथ हमने एक और टॉपिक को कवर कर लिया है, जैसे फॉरेस्ट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जंगलों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि ये सारी बातें हमने आपको बता दिया है। अब आगे वाली क्लास में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। देखिए, जो छात्र नोट्स नहीं बना रहे हैं वे क्या करें, नोट्स बनाते चले, और जिन छात्रों को किसी भी तरह की कोई परेशानी है वे क्या करें, डाउट्स जरूर पूछ लिया करें। देखिए, जिस तरह की चीजों को मैं कवर करा रहा हूं, यदि आप लोगों ने क्या किया, सारी चीजें कवर कर लिया तो इससे बाहर से चीजें नहीं आएंगी। इस बात की मैं दावा करता हूं, क्योंकि इतना बेहतर तरीके से एक एक चीजों को मैं पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर से चीजें आनी ही नहीं है। हाँ देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्वालिटी अच्छी हो जाए तो क्वालिटी की प्लेलिस्ट हमने तैयार कर दिया है। आप जाकर क्वालिटी वाली वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए। और यदि आप चाह रहे हैं कि यूपी पुलिस के लिए आपका यूपी स्पेशल अच्छा हो जाए तो यूपी स्पेशल के भी हमने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। बहुत जल्द ही सारी चीजें आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल प्लेलिस्ट के अनुसार, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज एक एक क्लास को मैं आपको प्रोवाइड करा कर दूंगा, ताकि आपके एक भी प्रश्न गलत ना हो। एग्जाम के पहले सारी मेहनत आपके साथ मैं कर दूंगा, बस आपकी थोड़ा से सपोर्ट की जरूरत है। यदि आपने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया ना, मैं ये कहता हूं कि मैं इस बात के दावा करता हूं कि आपको कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं होगी। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जैसा कि बात करते हैं, हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑफ यू।